सबसे पहले मनीष कुमार की ओर से आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर तमाम छात्रों को बधाई। आज भारत के महान वैज्ञानिक संत और धर्मगुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती है और उनकी जितनी भी वानियाँ हैं वो आगे की ओर प्रत्येक मानव मस्तिष्क को अग्रसारित करने वाली है। अतः उनको नमन करते हुए इस क्लास की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। छात्रों, आपकी 10th क्लास में मैंने पिछले दिन 2 चैप्टर पढ़ाया था। आज की कक्षा में भी मैं एक साथ 2 चैप्टर लेकर आया हूँ जो है पार्ट 3 एवं 4 है, जिसमें एक चैप्टर में मुद्रा के बारे में पढ़ना है और दूसरे चैप्टर में बैंकिंग के बारे में पढ़ना है। चूंकि क्रैश कोर्स है अतः प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग और जो है विस्तार से अध्ययन यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि क्रैश कोर्स में हमारा लक्ष्य आपकी विषय की पढ़ाई को पूर्ण कराना नहीं है, बल्कि हमको मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना है जो आपके लिए क्लिष्ट है, तथा साथ में इस बात को बताना है कि आप क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन का उत्तर आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो हमने इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चन प्रोसेस को इसमें लिया है कि जो 3 तरह के प्रश्न आते हैं, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ, उसको हम कैसे डील करेंगे और मुख्य क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं, क्योंकि साल भर की पढ़ाई अब 1 महीने में समाप्त आपकी नहीं हो जाएगी। आपने जो पढ़े हुए हैं बस मैं उसको रिफ्रेश यहां कर रहा हूं। अब आप ध्यान दीजिए इस चैप्टर पर कि मुद्रा एवं बैंकिंग है, तो इसको तो पहचानते ही हैं। दुनिया में कहा जाता है कि मनुष्य जन्म से ही इसको पहचानना शुरू कर देता है, आजकल आधुनिक युग का मानव। और ये 500 रुपए के नए नोट हैं। तो मुद्रा के बारे में हम शुरू में पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें सामाजिक विज्ञान के कक्षा 10 में जो मुद्रा एवं बैंकिंग लिए हैं उसमें पहला पार्ट 3 चैप्टर आप अपने किताब में अगर ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। वो चैप्टर का पूरा नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। हालांकि आगे की इकोनॉमिक्स की कक्षाओं में यानी इंटर या ग्रेजुएट में जब अर्थशास्त्र में जाते हैं तो मुद्रा एक अलग चैप्टर बन जाती है, बचत एक अलग चैप्टर बन जाती है, तो इस तरह से साख भी एक अलग बन जाता है। यहां पर तीनों को एक साथ आपके चैप्टर में दिए हुए हैं जो तीसरा चैप्टर है। तो सबसे पहले यह देखिए कि मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मुद्रा की आवश्यकता, अगर आप कल्पना कीजिए कि जब मुद्रा नहीं था तब क्या था। तो मुद्रा नहीं था तो वस्तु से वस्तु का अदल बदल होता होगा, कॉमन सी बात है, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जब वस्तु से वस्तु का विनिमय होता होगा तो उस मेथड को हम कहें आज के जमाने में वस्तु विनिमय प्रणाली। उस समय के लोग नहीं जानते थे कि ये कौन सी प्रणाली है। जब मुद्रा का आविष्कार हुआ तो जो पुरानी प्रणाली थी वस्तु से वस्तु बदलने की प्रक्रिया, उसको हमने कहा वस्तु विनिमय प्रणाली। तो आपका ये क्वेश्चन आते रहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो ये विनिमय की प्रारंभिक अवस्था थी जिसमें किसी वस्तु एवं सेवा के विनिमय किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से किया जाता था, है ना। तो ये लघु उत्तरीय में आएगा और मैंने बार बार कहा है कि लघु उत्तरीय का जवाब आप 2, 3, 4 मैक्सिमम पंक्तियों में दे, 4 से ज्यादा पंक्तियों में नहीं दे, और 4 में ऐसा लिखे कि गागर में सागर भर जाए। और इसके लिए मैंने क्या पिछली कक्षा में कहा था कि हिंदी के संक्षेपण लिखने पर जोड़ दीजिए। अगर आप संक्षेपण बढ़िया कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आंसर भी आप बढ़िया दे दीजिएगा। दूसरा है किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो प्राचीन काल में सबसे विश्वस्त धातु में जो था वो सोना और चांदी था। आज भी सबसे विश्वस्त है। देखते हैं जब मार्केट में मंदी आने लगती है तो लोग सोना में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो सोना और चांदी में सबसे, लेकिन आजकल जब पत्र मुद्रा या वैधानिक मुद्रा आ गई तो आज सबसे ज्यादा सिक्के जो हैं वो निकेल के होते हैं। याद रखिएगा इसको। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा क्या है। वैधानिक परिभाषा यानी कानून सम्मत परिभाषा एक तरह से, जिसको अधिकांश देशों ने माना है। तो मुद्रा की वैधानिक परिभाषा को राजकीय सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि कानून राज्य द्वारा बनाया जाता है। तो जर्मन के अर्थशास्त्री नैप ने एक परिभाषा दी है, इसको मुद्रा की वैधानिक परिभाषा कहा जाता है। और वह परिभाषा है कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाए, जिसको राज्य मुद्रा घोषित कर दे। जैसे भारत ने रुपया को मुद्रा घोषित कर दिया तो हो गई ये वैधानिक मुद्रा। समझ गए। इसी का हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ। अच्छा होगा कि अंग्रेजी भी साथ में लिख दीजिएगा, ज्यादा बेटर होगा। क्यों?
क्योंकि ये क्वेश्चन तो 2 ही नंबर का है, इस पर आप अंग्रेजी वाला न भी लिखिएगा तो पर भी 2 नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका इफेक्ट पड़ेगा अगले क्वेश्चन पर कि जब कॉपी जांचने वाला देखेगा इस क्वेश्चन को तो कहेगा कि ये लड़का ढंग से पढ़ा, ये छात्र ढंग से पढ़ा है, और दूसरे जहां पर थोड़ा बहुत आपका कमजोर भी रहेगा वहां भी लिबरल होकर के चेक किया जाएगा। तो आप बेहतर लिखे। मुद्रा का प्रधान या प्राथमिक कार्य, मुद्रा का 3 प्रकार का कार्य माना जाता है, प्रधान कार्य, गौण कार्य, आकस्मिक कार्य। तो उसमें प्रधान कार्य पूछ रहा है, तो जाहिर है कि सबसे पहले मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके बाद उपभोग शुरू करता है, और उपभोग करने के लिए वस्तुओं की लेन देन करनी पड़ती है। तो पहला कार्य तो निश्चित तौर पर लेन देन हो जाएगा, यानी खरीद बिक्री। तो प्रधान कार्य में पहला कार्य हो गया आपका विनिमय का माध्यम, यह बनता है। और दूसरा हो गया कि भैया कौन सामान कितना का है हम कैसे जानेंगे, तब मूल्य का मापक, यानी मुद्रा में मूल्य मापी जाती है। तो ये 2 इसके आते हैं प्राथमिक कार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा से उपभोक्ताओं को क्या लाभ होता है। अब मुद्रा से जो उपभोक्ता को जो लाभ होता है, आपकी किताब में थोड़ा उसको क्या कहते हैं, छितराया हुआ दिया हुआ है। इसको मैंने एकीकृत करके आपको पॉइंट वाइज देने का प्रयास किया, और इस पॉइंट में ही याद रखिएगा, और ये लघु उत्तरीय में यही 4 पॉइंट लिखिएगा, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति। मुद्रा ना होती तो अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करना मुश्किल है, क्योंकि यह मुद्रा ही है जो अपने छोटे छोटे भागों में विभाजित होती है, और अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त होती है जब हम विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करते हैं, तो प्रत्येक पर खर्च की गई अंतिम रुपया की उपयोगिता समान हो जाए, है ना। अब जो है अगर मुद्रा नहीं होती तो हमको एक छोटे से सामान के लिए भी बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती। अब हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं कि ए और बी हम 2 वस्तु खरीद रहे हैं, ए ज्यादा उपयोगी है और बी कम उपयोगी है, तो बी पर से रुपया हटा करके हम ए पर लगा देते हैं, है ना। तो बी को कमने से क्या होता है, उपयोगिता बढ़ जाती है बी की, और ए को बढ़ने से उसकी उपयोगिता घट जाती है, दोनों बराबर हो जाता है। अर्थात हम अपने पैसे का विभाजन उपभोग पर करके अधिकतम संतुष्टि, एक लाइन में यही समझिए। भविष्य में भुगतान, आज मेरे पास पैसा नहीं और हमको जो है आज सब्जी खरीदना है, और जिस सब्जी वाले इसे रोज लेते हैं उसको कहे कि आज दे दो, नेक्स्ट डे पेमेंट कर देंगे, तो किस आधार पर कहे, मुद्रा के आधार पर ही ना। तब भविष्य में उधार लेकर भी उपभोग हम कर सकते हैं, है ना। तीसरा है कि संचय करना संभव। अब भविष्य का मतलब सिर्फ 1, 2 दिन, 4 दिन ही नहीं होता है, लंबे काल तक भी होता है। आज कोई नौकरी कर रहा है, कल रिटायर कर जाएगा, रिटायर करने के बाद भी उसको वस्तु की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, तो भविष्य में वो कैसे उपभोग करेगा। तो भविष्य में उपभोग करेगा कि वो पैसा बचा के रखेगा तब ना, तो पैसा बचा के रखता है भविष्य के उपयोग के लिए। विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धि, है मुद्रा ही है जिससे विभिन्न वस्तुएं खरीदी जा सकती है, अन्यथा विनिमय की समस्या हो जाएगी कि अब किसी को चने की आवश्यकता है और किसी के पास जो है गाय है, अब गाय वाला को चना की जरूरत है कि नहीं, तो फिर अदला बदली कैसे होगा, मुश्किल है। लेकिन पैसा से तो संभव है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बचत का क्या अभिप्राय है। देखिए आपके घर में भी अगर पिताजी कमाते हैं तो अपने पिताजी अपनी आय का 2 ही काम करते हैं, एक आप लोग पर खर्च करते हैं और खुद पर भी खर्च करते हैं, रहने सहने खाने पीने पर, और दूसरा उसके बाद कुछ बचा लेते हैं ताकि भविष्य में काम आए। यानी आय के 2 भाग हो गया, उपभोग और बचत, है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि आय बराबर उपभोग प्लस बचत, कुल आय का यही 2 भाग है। तो आय को हम मानते हैं अर्थशास्त्र में बाई, उपभोग को कहते हैं कंजम्पशन, तो हो गया सी, अब बचत को कहते हैं सेविंग, तो हो गया एस। तो क्या रिजल्ट आएगा, बाई बराबर सी प्लस एस। अब इस समीकरण बन गया कि नहीं, तब बचत बराबर क्या हो जाएगा, आय माइनस उपभोग बाई माइनस सी, यानी आय में से उपभोग खर्च काटने के बाद जो बचता है उसे बचत कहते हैं। ओके, साख से क्या समझते हैं। देखिए साख एकदम सीधे, ये साख शब्द जैसे ही आता है ना 10th के स्टूडेंट का माथा गड़बड़ा लगता है कि कौन एक नया वर्ड आ गया। साख का मतलब सीधे मानिए कि विश्वास, है ना, विश्वास करके कोई काम करते हैं ना, सारी काम ऐसा नहीं है कि टू द पॉइंट ही एकदम चलता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी से आपको कोई सामान खरीदना हो, तो वो सामान खरीदते वक्त आपके पास पैसा नहीं हो उतना पूरा, मान लेते हैं कि 100 रुपए का सामान हो, आपके पास 85 रुपया हो, 60 रुपया हो, लेकिन आप से और उनके बीच में संबंध बहुत बढ़िया है, तो क्या कहते हैं, ले जाइए ना, बाद में पेमेंट कर दीजिएगा, शाम तक पेमेंट कर दीजिएगा। तो ये हुआ विश्वास, इसी को हम साख कहते हैं। तो ये साख विश्वास है। अब ये विश्वास पर ही आजकल पूरे वर्ल्ड में बिजनेस चल रही है
लिखा पढ़ी से चल जाती है, देने के वादा से चल जाती है कि ठीक है आप ये सामान भेजिए, मैं आपको इतने दिनों में भुगतान कर दूंगा। और इस विश्वास में अब राजकीय सिस्टम भी आ गई है बीच में, बैंक्स वगैरह के माध्यम से हो जाता है, बैंक गारंटर बन जाता है कि हाँ आपको इतने दिन में ये भुगतान करेंगे। तो अब यहां जो अब आधुनिक अर्थव्यवस्था में जो इसकी परिभाषा आ गई, वो देखिए कि जितनी मैं बात बोल रहा हूं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। साख से हमारा अभिप्राय किसी व्यक्ति की उस शक्ति से होता है जिससे वह किसी अन्य व्यक्ति को भविष्य में भुगतान करने की प्रतिज्ञा पर अपनी आर्थिक वस्तुएं सौंप देने के लिए प्रेरित करता है ना। अगला देखें, साख मुद्रा का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो साख मुद्रा का सृजन मूल रूप से देश के व्यावसायिक बैंकों द्वारा किया जाता है ना। और यह किस आधार पर करता है कि जनता द्वारा जमा किए गए रकम पर, जनता द्वारा जमा किए गए रकम और उधार दिए जाने को साख मुद्रा अथवा बैंक मुद्रा कहते हैं। ये यहां पर हमने दे दिया है कि व्यवसायिक बैंक द्वारा जनता द्वारा जमा किए गए धन के आधार पर ऋण और उधार दिए जाने को साख मुद्रा और बैंक मुद्रा कहते हैं। कोई बैंक कितना ऋण देगा विश्वास पर, यह इसी पर निर्भर करता है कि उस बैंक के पास पूंजी कितनी है। आपसे कोई कर्ज मांगने आया है 1 लाख, आपके पास 85,000 है तो आप कहां से दीजिएगा, है ना। तो यही है कि जमा मेरे पास कितना है और उस जमा के आधार पर बैंक ऋण देता है। अक्सर है ये रहता है 80-20, यानी कहने का मतलब यह 180, अगर 100 रुपया बैंक के पास है जमा तो 80 रुपया वो ऋण में देता है। और इस जो ये प्रणाली है इसको हम साख मुद्रा भी कहते हैं या बैंक मुद्रा भी कहते हैं। ये 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि साख मुद्रा का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा बैंक मुद्रा। ठीक है, अगला चले, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग। तो दोहरे संयोग की समस्या तब थी जब वस्तु विनिमय प्रणाली, पहले ही हम बोल चुके हैं कि घोड़े वाले को या जो है गाय वाले को चने की आवश्यकता नहीं होगी तो अदला बदली कैसे होगा। तो दोहरा संयोग ढूंढना पड़ रहा है ना कि वस्तु रहेगा, दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे की वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी तभी विनिमय हो सकता है। मुद्रा नहीं थी तो यह समस्या थी। तो वही चीज यहां है। यहां हमने दिया है एक उदाहरण कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास एक घड़ी है और उसे कलम की जरूरत है। चूंकि घड़ी कलम की तुलना में महंगी है, ऐसे में विनिमय संभव नहीं है। मुद्रा के सहारे मूल्य का विभाजन कर क्या कीजिएगा, घड़ी को टुकड़े में बांटिएगा, ये तो संभव नहीं है। अभी मुद्रा ही हुआ ना जो मूल्य का विभाजन करके निपटा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी व्यक्ति की बचत करने की क्षमता को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? आय है। आय बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगी, आय घटेगी तो बचत घटेगी, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व आय है। किसी व्यक्ति की बचत करने की इच्छा किन बातों से प्रभावित होती है? तो किसी व्यक्ति की बचत करने की इच्छा कई चीजों से प्रभावित होती है। सबसे पहले है भविष्य की सुरक्षा संबंधी चिंता। सबसे पहले बचत करने के लिए प्रेरित यही करता है कि भविष्य मेरा क्या होगा, कल कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कुछ आदमी बचा के इसके लिए रखता है, कल रिटायर कर जाए तो जीवन अच्छा कटे, कल बूढ़े हो जाए शरीर से काम न हुआ है तो उसके लिए हमको कुछ चाहिए ताकि हमारा खर्च चले। बाल बच्चों की शिक्षा अच्छी हो, ठीक है, पारिवारिक स्नेह के कारण भी लोग बचत करते हैं। धनवान बनकर सामाजिक प्रतिष्ठा है, ये बड़े लोगों की बचत के कारण है। बड़े लोगों के पास क्या होता है, इतनी बड़ी संपत्ति होती है कि उनका जीवन अच्छा कट सके, लेकिन वो इसलिए बचत करने की ओर प्रवृत्त ज्यादा होते चले जाते हैं कि अधिक से अधिक दौलत होगी तो हम मशहूर होंगे। जैसे कभी कभी किसी पूंजीपति के बारे में आप सुनते होंगे कि उनकी चप्पल ही 10 लाख की होती है। भाई तो चप्पल 10 लाख की क्यों होती है? सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। का 500 रुपए और 1000 रुपए की चप्पल में काम नहीं चल सकता है। आप यही चीज देखिए ना कि सोना की मांग इसी कारण है क्योंकि सोने की कीमत है। अगर सोना 100 रुपए हो जाए किलो तो कोई सोना नहीं खरीदेगा क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तु है ना। तो ये सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण भी बचत करते हैं। तथा चारित्रिक कंजूसी बड़ा कारण है। चारित्रिक कंजूसी कभी कभी क्या होता है कि ऊंचा आय वाला व्यक्ति खर्चीला हो तो बचत नहीं करता है, लेकिन कम आय वाला व्यक्ति अगर कंजूस हो तो ऊंचा आय वाले से ज्यादा पैसा जमा के लिए रहता है। तो चारित्रिक कंजूसी हुआ, है ना। तो देहात में वो कहावत है, मया मरी जई हो तोहे न भजई हो, तोहे देख के धीरजा बंधई हो। मर जाए तो मर जाए लेकिन तुमको हम नहीं भजाएंगे, 100 रुपया के नोट को हम नहीं भजाएंगे क्योंकि तुम ही को देख करके हम जिंदा रहते हैं कि मेरे पास ही है। समझ गए। अब अगला चलते हैं, साख की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आज के औद्योगिक युग में साख के आधार पर ऋण लेकर लाभ कमाने की प्रेरणा बढ़ गई है। आज हम क्या करते हैं, आज देखिए बहुत से बेरोजगार युवक क्या कर रहे हैं, जिनके पास घर की पूंजी नहीं है तो वो बैंक से ऋण लेकर के बिजनेस करते हैं और कई बहुत अच्छे कर जाते हैं और बाद में वही
भविष्य के कैपिटलिस्ट बन जाते हैं, पूंजीपति बन जाते हैं। तो ऋण लेकर के लाभ कमाने की प्रेरणा बढ़ी है और फलतः ऋण देने वाली साख संस्थाओं का भी विकास हुआ है। अब ऋण लेने वाला और ऋण देने वाला दोनों फायदे में रहते हैं, क्योंकि ऋण देने वाले की भी पूंजी बैठी रहती है, तो वो ऋण देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट उनको मिलता है। अब मान लेते हैं कि ऋण देने वाले की पूंजी पर 10% इंटरेस्ट मिलता है और जो ऋण लेकर के कमा रहा है, बिजनेस में लगाया, उसको 15% मुनाफा मिलता है, तो 10% इंटरेस्ट देने के बाद भी 5% बचता है ना। तो इसमें साख संस्थाओं को भी फायदा हो रहा है, यानी बैंक्स भी बढ़ रहे हैं आजकल, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो या प्राइवेट क्षेत्र में, मेरा इससे लेना देना नहीं है। तो ये भी बढ़ रहे हैं। जो ऋणी को एक तरफ ऋण उपलब्ध करवाता है तो दूसरी ओर ऋणदाता को भी गारंटी देता है ना। ऋणदाता को भी बीच में गारंटी देता है कि हाँ आपका पैसा जो है वो डूबेगा नहीं। ये साख संस्थाएं कौन सी है? खास करके व्यवसायिक बैंक के। अब आगे चलते हैं, दीर्घोत्तरीय में आएगा। तो दीर्घोत्तरीय में आप लिखने के क्रम में ये ध्यान दीजिएगा कि आपका क्वेश्चन एक पेज से ज्यादा नहीं जाए, यानी ऐसे तो लिमिटेशन 100 से 120 शब्द है, लेकिन 150 से ज्यादा मत ले जाइएगा। उसमें भी कोशिश कीजिए 15 पंक्तियों के अंदर गागर में सागर भर देने का। जैसे आप ये क्वेश्चन को देख लीजिए, मुद्रा की परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख कार्यों को व्याख्या कीजिए। जो ही आप अपनी किताब उल्टेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, बीटीबीसी का हो या भारतीय भवन का हो या किसी प्रकाशन का हो, परिभाषाओं की भरमार नजर आएगी। आपके परिभाषा से ही एक पेज भर जाएगा, तो फिर कार्य कहां लिखिएगा? तो आपको यह देखना है कि हम परिभाषा को कैसे दें। तो सारी परिभाषाओं को मिला करके एक परिभाषा निकाल दीजिए जिसमें सबकी बातें आ जाए। और यह काम किसका है? यह काम पहले शिक्षक का है और तब छात्र का है, क्योंकि उनको परिभाषाओं में से निकाल करके एक परिभाषा संतुलित दिखाना है ताकि उसको बच्चे एक्सेप्ट करें और उसी को लिख दें। हाँ, एक आध ऐसी परिभाषा जो चलंत में है वो आप दे सकते हैं, जैसे मैंने यहां दे दिया है कि क्राउथर ने लिखा है। अब ये जितने भी परिभाषाएं हैं उन सबका आधार पर ध्यान दीजिए कि आधार क्या है। तो आधार है कि मुद्रा के क्या कार्य है, कार्य के आधार पर परिभाषा दिए हैं। तो क्राउथर ने जो परिभाषा दिया है वो यह है कि कोई भी वस्तु जो सामान्य रूप से विनिमय के रूप में स्वीकार की जाती है और साथ ही मूल्य के माप व संचय का काम करती है, यानी 3 काम यहां उठा लिए हैं, विनिमय, मूल्य का माप और जमा करना, संचय का काम करती है, मुद्रा कहलाती है। तो 3 को कार्य बताया, लेकिन 3 कार्य से काम नहीं चलने वाला है, मुद्रा के कई कार्य हैं। अब मुद्रा के जो कार्य है उसको सामान्य रूप में 4 कार्य को ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, अब उन 4 कार्यों को लेकर के हम लोगों ने एक परिभाषा बनाई, उनको देखते हुए विभिन्न परिभाषाओं को जो इस प्रकार रखी जा सकती है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो मुख्य रूप से 4 कार्य करती है: विनिमय का माध्यम, भावी भुगतान का मान, मूल्य का माप एवं मूल्य का संचय। विनिमय का माध्यम है, भविष्य में भुगतान का मान है, मूल्य को इसमें मापते हैं कि कौन वस्तु कितना रुपया का है, एवं मूल्य का संचय भी करते हैं इसी के माध्यम से, है ना। इस अंग्रेजी में एक कहावत बहुत पुरानी प्रचलित थी, आजकल भी कोई इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग से भी पूछेगा तो ये गाने की तरह गा देंगे: मनी हैज ए मैटर ऑफ फंक्शन फॉर ए मीडियम ए मेजर स्टैंडर्ड स्टोर, है ना। तो वही है, माध्यम है, मापक है, संचय है और भावी भुगतान का मान है। अब देखिए, अब ये 2 परिभाषाओं में आपका आधा क्वेश्चन का पार्ट खत्म हो गया, क्योंकि ये देखिए मुद्रा की परिभाषा दी और इसके प्रमुख कार्य, तो 2-2 नंबर दोनों पर रहेंगे अगर 4 नंबर का रहेगा तो। ठीक है, अब आधा पार्ट हमारा बच गया कि कार्य क्या है। तो जो आप ये 4 को लिखे, यही 4 को डील कर दीजिए पॉइंट वाइज कि ये इसके निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण कार्य हैं। ऐसे कार्य बहुत सारे हैं। विनिमय का माध्यम है ना, विनिमय और व्यापार आजकल सब कुछ मुद्रा में हो रहा है, सामने देख रहे हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस बढ़ाना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि अभी आप 10th के स्टूडेंट हैं, कोई इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं आप करने जा रहे हैं अभी। ठीक है, मूल्य का मापक है, मूल्य का आकलन हम इसी के माध्यम से करते हैं। मूल्य का संचय या मुद्राएं है जिसके माध्यम से वस्तुओं की तुलना में मुद्रा के रूप में उनके मूल्य का संचय, वस्तु को हम कितना जमा करते रहेंगे, है ना। तो यह आसान है। और विलंबित भुगतान का मान साख पर आधारित है आज पूरा व्यवसाय, तो वो साख का आधार क्या है? पैसा, है ना। आखिर कभी न कभी तो पेमेंट करना पड़ता है ना, तो ये विलंबित भुगतान। अब देखिए मुद्रा का महत्व क्या है। तो इसमें महत्व में भी काफी चर्चाएं हैं, लेकिन महत्व में एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी उसी तरह लोग गाते हैं, थोड़ा सा भी जो अर्थशास्त्र पढ़ने वाले हैं वो उसी तरह गा देते हैं इसको भी, कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। यह कथन है मार्शल का, याद रखिएगा, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि यह किसका कथन है। तो यह मार्शल का कथन है। अब चूंकि मार्शल ने इसके महत्व को काफी समझा, इस कारण इस तरह की बातें कह दी, तो हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब मुद्रा का काफी महत्व है।
तो इस महत्व को पॉइंट में हम रखते हैं। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्व देखते हैं। अगर एक एक पॉइंट करके महत्व देखेंगे तो 20-22 महत्व निकल जाएगा, और 20-22 महत्व को आप अपने क्वेश्चन में डील कीजिएगा तो 2-3 पेज में चला जाएगा, है ना। तो आप देखिए कि वो 20-22 महत्व किस किस क्षेत्र से आते हैं। तो पहला क्षेत्र अर्थव्यवस्था के 4-5 क्षेत्र होते हैं, उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण तथा राजस्व। इन 5 क्षेत्रों में क्या उपयोग है। तो सबसे पहले उपभोग के क्षेत्र में देखते हैं। तो उपभोग के क्षेत्र में अभी पूर्व में ही लघु उत्तरीय में पढ़े थे कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, भविष्य के लिए भी उधार पर हम यह जो है वस्तु खरीदते हैं, है ना, तो उसमें भी जरूरत पड़ती है। तो उसको हम अब ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे उपभोग के क्षेत्र में। और संचित कारण भी रखते हैं, मुद्रा को संचित की भविष्य में भी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। एक तो उधार और दूसरा भविष्य में खरीदने के लिए। तो ये सब उपभोग में। उत्पादन के क्षेत्र में क्या है कि साधन, उत्पादन साधन के माध्यम से होता है, यानी मजदूर चाहिए, कच्चा माल चाहिए, ये सब चाहिए ना, तो ये सब किससे खरीदाएगा, मुद्रा रहेगा तब ना। तो उत्पादन के क्षेत्र में साधनों को जुटने से लेकर विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण क्या है, अगर विशिष्टीकरण नहीं होता तो सैलरियों में अंतर नहीं होती, है ना। एक ही मशीन चलाने का काम कई लोग करते हैं, एक लेबर भी मशीन चलाता है, दूसरा तकनीशियन भी चलाता है और तीसरा इंजीनियर भी चलाता है। तीनों के चलाने में जो है, तीनों के चलाने के ही कार्यों में भिन्नता है, तीनों की सैलरियां अलग होती है। एक मशीन निर्माता है, दूसरा मशीन में आई गड़बड़ी को दूर करता है, तो तीसरा बनी हुई मशीन को चलाता है ना। तो सब अपना अपना स्पेशलाइजेशन हो रहा है ना। तो ये विशिष्टीकरण, ये सब मुद्रा के साथ। और वितरण के क्षेत्र में अब देखिए कि इसमें क्या है, तो राष्ट्रीय आय का बंटवारा, राष्ट्रीय आय का कौन सा भाग किसके पास गया, ये मुद्रा के सहारे ही पता चलता है। अगर मुद्रा ना होती तो यह पता नहीं चलता। यानी आय में विषमता तो लोगों के पास नहीं ना है, क्योंकि राष्ट्रीय आय का वितरण किन किन चीजों में होता है, लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में होता है। तो जो है ऐसा तो नहीं ना है कि किसी के हिस्से में लगान में ज्यादा जा रहा है और मजदूरी में कम जा रहा है। आर्थिक विषमता से आर्थिक विकास अवरुद्ध होते हैं। और विनिमय के क्षेत्र में लेन देन, बैंक संस्थाओं का विकास, पूंजी का संचय, पूंजी की गतिशीलता, पूंजी इधर उधर नहीं जाएगी तो विकास कैसे होगा, है ना। तो इन सब में ये कार्य करती है। राजस्व के क्षेत्र में, राजस्व में 2 चीज होते हैं, एक सरकारी आय और एक सरकारी व्यय। तो सरकारी आय कर से आती है और कर सरकार मुद्रा के रूप में लेती है, सरकारी व्यय भी मुद्रा के रूप में होगी। अब इसमें इस चैप्टर में दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन तीसरा है, बचत को प्रभावित, बचत क्या है और बचत को प्रभावित करने वाले तत्व की विवेचना कीजिए। तोड़ दीजिए आधा आधा, है ना। 5 से 7 पंक्ति में एक का आंसर दीजिए और 5 से 7 पंक्ति में दूसरा का आंसर दीजिए। ये ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 पंक्ति दोनों भाग में। तो सबसे पहले बचत के बारे में हम पहले पढ़े हैं कि कुल आय में से उपभोग का भाग निकालने पर जो बचत प्राप्त होता है उसे हम बचत कहेंगे। तो कुल आय को हमने कहा था कि बाई मानेंगे और वो बचत को ए, सेविंग और उपभोग को सी। तो बाई बराबर क्या हो जाता है, सी प्लस एस। इस प्रकार क्या हो गया, बचत एक फलन हो गया, है ना, किसका, आय का। तो हम लिख सकते हैं एस इज द फंक्शन ऑफ बाई। अब जो है इसमें बचत अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो बाई बराबर सी प्लस एस, तो एस बराबर बाई माइनस सी। आय में से उपभोग घटा देंगे। अब बचत को प्रभावित करने वाले तत्व, तो सबसे पहले है कि बचत करने की शक्ति। शक्ति का मतलब है कि आपको आय क्या है। अगर हमारी आय इतनी ही है जितनी में हमारी न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है तो हम बचत कहां से करेंगे। यानी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करने से ऊपर आपकी आय होनी चाहिए, है ना। दूसरा क्या है कि बचत करने की इच्छा, अगर इच्छा ही नहीं है तो हम बचत नहीं करेंगे। सेम एग्जाम्पल जो पहले दिए थे, कंजूस व्यक्ति के पास इच्छा होती है तो बचत कर लेता है, खर्चीला व्यक्ति ऊंची आय के बावजूद भी बचत नहीं कर पाता है। तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। बचत करने की सुविधाएं, सुविधा क्या है, जब शांति और सुरक्षा की काल होगी तो बचत करने की सुविधाएं बढ़ जाती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अस्थायित्व तो होता है। जब अशांति और असुरक्षा का काल होगा तो बचत करने की जो है आपकी सुविधा खराब होती है, क्योंकि पता नहीं चलता है कि ये पैसा का कल मूल्य क्या होगा, आज मूल्य क्या होगा, हमारी संपत्ति रहेगी या नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में बचत करने की सुविधाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। अब देखिए इसी में कई वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने दे दिया है और सबका आंसर भी दिया है, तो इसमें कुछ ज्यादा टफ हमको नहीं लग रहा है। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था, तो वस्तु विनिमय पर।
आंसर दिया हुआ है। मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करती है, किसकी परिभाषा है, हार्टले विदर्स का है। तो सबका आंसर दे दिया गया है। हम इसमें सिर्फ देखते जा रहे हैं कि कोई ऐसा चीज है जो टफ है, जो आपको समझाने लायक है। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा, वैधानिक हम किसको कहे थे, जिसको कानूनी मान्यता प्राप्त हो तो उसको हम वैधानिक कहे थे। तो इसको जो है आपने किसने दिया, तो नैप ने दिया था। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है, तो सभी इसमें आ जाएंगे। अभी विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय। अब इसमें मुद्रा वह अधूरी है, हमने कहा था कि ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ सकता है, मुद्रा वह अधूरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, किसका कथन है, तो ये आपका मार्शल का कथन है ना। मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है, किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है, तो माने इधर उधर ले जाने में, है ना, तो वो पत्र मुद्रा में सबसे ज्यादा वहनीयता होती है, फ्लोटिंग मनी है ये। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, कौन सा मुद्रा वैधानिक है, पत्र मुद्रा वैधानिक है ना। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है, मुद्रा के प्रयोग से सबको लाभ हुआ है, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं। अगर तीसरा विकल्प भी होता कुछ मजदूरों को, तो वो भी लाभ हुआ है। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है चलिए, पूंजी निर्माण किसके द्वारा होता है, तो पूंजी निर्माण कैसे होगा, बचत करेगा तब ना, जाहिर बात है बचत द्वारा। साख का अर्थ क्या है, तो साख का अर्थ है विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता, दोनों पर देने वाला विश्वास करे और लेने वाला लौटाने की क्षमता रखे, तभी ना विश्वास बरकरार रहेगा, वरना विश्वास से टूट जाएगा, है ना। अब व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं, अभी आपने पढ़ा था कि उसको साख मुद्रा भी कहते हैं और उसको बैंक मुद्रा भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, है ना, याद रखिएगा। अब दूसरी चैप्टर जो हमारा ये था, इसमें वो है हमारी वित्तीय संस्थाएं। सेकंड चैप्टर में हम आ गए हमारी वित्तीय संस्थाएं, तो इसमें भी कुछ लघु उत्तरीय हमें दिए हैं, कुछ दीर्घ उत्तरीय दिए हैं और वस्तुनिष्ठ है। जो पिछला चैप्टर में जो वस्तुनिष्ठ हमने दिया है उससे ज्यादा नहीं आएगा, उसी में से उसी को आप चेक करते रहिएगा हमेशा, ठीक है, उसको आप तैयार रखिएगा, उतना में आपका काम चल जाएगा। और लघु उत्तरीय भी करीब करीब यही सब पूछेगा, दूसरा कुछ इसमें से नहीं पूछेगा। अब देखिएगा वित्तीय संस्थाओं से क्या समझते हैं, तो वित्तीय संस्थाएं जो है इसमें कई तरह की है, सरकारी गैर सरकारी दोनों आ जाते हैं, समझ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत विभिन्न बैंक है, सहकारी साख समिति है, बीमा कंपनियां है, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह ये सब है ना। प्रत्येक घर में लगभग एक आध कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाए हुए रहते हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये सब है। इसके अलावे देसी साहूकार वगैरह भी होते हैं, ये सभी वित्तीय संस्थाएं जिनको देसी बैंकर कहते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 लाइन में आप इसका आंसर दीजिएगा। वित्तीय संस्थाओं के मुख्य कार्य क्या है, तो वित्तीय संस्थाओं का मुख्य कार्य है साख अथवा ऋणों के लेन देन का, है ना। और ये क्या करता है, वित्तीय संस्थाएं ऋण लेने और देने वाले के बीच मध्यस्थ का कार्य करती है, लेने वाले और देने वाले के बीच एक तरह से गारंटर का काम करती है, ठीक है। अब देखिए बैंकों के ऋण जमा अनुपात का क्या अभिप्राय है। ऋण जमा का अनुपात है कि बैंकों के पास जमा कितना है और उसका कितना भाग ऋण के रूप में वो अपने ग्राहकों को देता है, इसको हम ऋण जमा अनुपात कहते हैं, ठीक है। सहकारिता से आप क्या समझते हैं, नेक्स्ट है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से लेकर के छोटे छोटे जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते रहते हैं। तो इसमें सहकारिता की सीधी है एक परिभाषा, वही स्पष्ट कर दे रहा है कि सहकारिता ऐसे व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन है, यानी ये कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है या बाध्यता नहीं है कि आपको इसमें रहना ही है, ऐच्छिक संगठन है। जो समानता स्व सहायता अपने के खुद यानी अपनी अपनी डोनेशन दे करके चलाते हैं लोग, है ना। स्व सहायता तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था के आधार पर, वोटिंग के आधार पर, बहुमत के आधार पर जो चीज पारित करना है उसको बहुमत के आधार पर उसमें नियम कानून पारित होते हैं। सामूहिक आर्थिक एवं सामाजिक हित के लिए कार्य करता है, सामूहिक सबके लिए, जो उसके सदस्य हैं सबके लिए, आर्थिक है ना, और सामाजिक के लिए। जैसे ये होता है क्या कि इसमें छोटे छोटे अंशदान देते हैं लोग, और छोटे छोटे अंशदान में शेयर निश्चित होता है उसका, वो देते रहते हैं और वो एक अच्छी राशि इकट्ठी हो जाती है। अब उसमें उसके सदस्यों में से किसी को जरूरत पड़ी, कोई व्यवसाय में है या कोई और कार्य में ही, तो वो उससे ऋण लेते हैं और फिर उसको सूद समेत उसमें चुकाते हैं, जो सूद की दर उसमें तय हो रहती है लिखित रूप से, ठीक है। तो ये होती है सहकारिता। अब प्रारंभिक कृषि साख समितियां क्या है, तो प्रारंभिक कृषि साख समितियां ग्राम स्तर पर कृषि कार्य, ये ग्रामीण स्तर पर प्रारंभिक कृषि साख समितियां बनी थी, जिसमें खाद बीज कृषि यंत्र आदि खरीदने के लिए अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण दिए जाते थे। तो अल्पकालीन कितना था, तो 6 माह से 15 माह तक, अब मध्यकालीन था 2 वर्ष से 5 वर्ष। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है,
है ना। प्रारंभिक कृषि सहायक समिति अल्पकालीन कितने दिन के लिए, तो 6 माह से 15 माह, और दीर्घकालीन कितने दिन के लिए, तो 2 वर्ष से 5 वर्ष के लिए। अब स्वयं सहायता समूह, तो स्वयं सहायता समूह जो अभी आपको समझाया, ये आजकल ज्यादा महिलाओं में प्रचलित हो गई है। और महिलाओं, ग्रामीण महिलाएं जो बुनकर का काम करती है या छोटे छोटे काम करती है, सिलाई कढ़ाई वगैरह, और कुछ निर्धन वर्ग के लोग, है ना, तो जो मतलब कुछ बीड़ी बनाने वाले और इस तरह के जो है बेचारे छोटे पूंजी से अपना बिजनेस करने वाले के, तो ये लोग के भी आपस की छोटी छोटी वस्तुओं को जमा करके एक स्वयं सहायता समूह बनाते हैं, है ना। और उसी में से जिसको जरूरत पड़ी, कुछ रुपया घट गया आज बिजनेस के लिए, तो उसमें से उनको अंशदान करते हैं। अब स्वयं समूह के संचालन में महिलाओं की क्या भूमिका है, तो महिलाएं चूंकि पुरुष अधिकांश बाहर में काम करते हैं, महिलाएं गांव ग्रामीण स्तर पर ज्यादा आ रहे हैं, है ना, तो वो लोग सिलाई कढ़ाई पशुपालन आदि करते हैं गांव में, तो ये इन स्वयं सहायता समूहों को बनाकर अपने व्यवसाय की जरूरत को पूरा करते हैं, और ये सबसे आगे हो रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि ये आत्मनिर्भर बन रहे हैं और अपने साथियों को भी इसमें जोड़ करके आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अब अगला हम देखें सूक्ष्म वित्त योजना क्या है। देखिए सूक्ष्म वित्त योजना ये होता क्या है ना, अक्सर स्टूडेंट को पढ़ने में ये कोई नया शब्द आता है तो उसको लगता है कि ये तो सिर्फ पढ़ने वाले ही लोग जान पाएंगे, हमको ये पता नहीं है सूक्ष्म वित्त। सूक्ष्म वित्त का मतलब कुछ नहीं है, माइक्रो फाइनेंस इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जो चीज हम पैसे के मामले में शहरों में देखते हैं तो हमारी नजरों पर वो चढ़ जाती है, दिमाग में रहता है, यहां ये चीज है, यहां ये चीज है, यहां ये बैंक है, यहां ये स्टेशन है, ये प्लेटफॉर्म है। उन जगहों पर नजर नहीं जाती है जहां पर हम नहीं जाते हैं, यानी ग्रामीण इंटीरियर्स, इन जगहों पर। तो वहां पर जो वित्तीय योजना है वहां के संबंध में, यानी ग्रामीण और जहां पर आधारिक संरचना कमजोर है, वहां पर जो वित्तीय योजना है उसको हम कहते हैं सूक्ष्म वित्त योजना। तो यहां पर हमने दे दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर आधारिक संरचना को देखते हुए सूक्ष्म वित्त योजना के तहत निर्धनों एवं महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसी के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोला गया, और सहकारी बैंकों के माध्यम से जोड़ने के लिए इसमें क्या है, सूक्ष्म वित्त योजना में निर्धन और महिलाओं को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास है। नेक्स्ट हम देखें मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार की वित्तीय संस्थाओं में अंतर बताया। देखिए मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में ज्यादा दिमाग खर्चा मत कीजिए, सिर्फ एक ही चीज समझिए, ज्यादा खर्चा कीजिएगा तो उलझ जाइएगा। एक ही चीज समझिए कि एक अल्पकालीन लेनदेन करती है और एक दीर्घकालीन लेनदेन करती है। जो है मुद्रा, ये इसमें साख है या ऋण का, साख में प्रतिभूतियों का भी, बॉन्ड्स और शेयर का भी एक अल्पकालीन लेनदेन है और एक दीर्घकालीन है। बस इतना ही दिमाग में रखिए, इतना भी लिख दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देसी बैंकर से आप क्या समझते हैं, तो देसी बैंकर में क्या, ये तो प्राचीन काल से चला आ रहा था, जब बैंकिंग व्यवस्था थी नहीं, बैंकिंग सिस्टम थी नहीं, तो उस समय भी लोग कर्ज लेते थे होंगे ना, तो वो कर्ज किससे लेते थे, सेठ से, साहूकार से, सर्राफा से, ये सबसे कर्ज लेते थे। और ये कौन होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, इन पर कानून का कोई ज्यादा अंकुश नहीं होता है, और ये आज भी है, आज भी ये लगभग स्वतंत्र ही है, रिजर्व बैंक या सरकार का समुचित नियंत्रण इन पर नहीं है। फलतः क्या हो रहा है कि ये लोग सूद की दर बहुत कड़े रखते हैं, और सूद की दर इतने कड़े रखते हैं कि जो इनके कर्ज के जाल में फंसता है वो अपना लास्ट में घर वगैरह सब इनको दे देना पड़ता है। तो इनसे बचाने के लिए बैंकिंग सिस्टम लाया गया था कि इनसे ये बचाया जाए, ठीक है। और 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इनसे बचाने के लिए ही प्रमुख कदम था कि जब तक मास ऑफ द पॉपुलेशन को फाइनेंस नहीं मिलेगा तब तक ये बैंकिंग सिस्टम रहने या न रहने से फायदा क्या है, देश डेवलप कैसे करेगा आखिर। अब बिहार के क्षेत्रीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों की समीक्षा करें। देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जितने भी है माइक्रो फाइनेंस सिस्टम में तो काफी योगदान दिए हैं, यानी सूक्ष्म वित्त योजना में, और ये अभी 3 है, बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। लेकिन अभी इन ग्रामीण बैंकों की स्थिति बहुत रुग्ण है, तो इनकी स्थिति माइक्रो फाइनेंस सिस्टम को यानी सूक्ष्म वित्त योजना को ठीक करने के लिए इनकी स्थिति को सुधारना आवश्यक है, तभी ग्रामीण और निर्धन क्षेत्रों का विकास होगा। व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने के मुख्य तरीके क्या है, तो व्यावसायिक बैंक निम्न प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 4 पॉइंट आप याद रखिए, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा माथा खर्चा नहीं करना है। एक अधिविकर्ष, नगद साख, ऋण एवं अग्रिम विनिमय बिलों का भुगतान, ये 4 प्रकार के ऋण ये देते हैं, एकदम रट जाइएगा इसको, ठीक है।
अब इसमें इस चैप्टर से कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जरा सा हम उसको देख लें। मुद्रा बाजार की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं की व्याख्या कीजिए। अब मुद्रा बाजार के मामले में, मुद्रा बाजार जहां मुद्रा की लेन देन होती है, मुद्रा बाजार, तो मुद्रा बाजार में दो क्षेत्र हैं, पहला है संगठित क्षेत्र तथा दूसरा है असंगठित क्षेत्र। पहले संगठित क्षेत्र में मूल रूप से भारतीय बैंकिंग प्रणाली है, यानी इंडियन बैंकिंग सिस्टम है। अब इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आप जानते हैं कि सबसे शीर्ष पर केंद्रीय बैंक की भूमिका में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, यह पूरे मुद्रा प्रणाली का नियंत्रक, साख का नियंत्रण, बैंकों का बैंक और सरकार के बैंक के रूप में कार्य करती है। साख का नियंत्रक, मुद्रा का नियंत्रक, मेरे नोट छापने का अधिकार इसी को है। इसके अलावा बैंकों का बैंक है, सभी बैंकों का मालिक है, और सरकार का बैंक भी और सरकार का आर्थिक सलाहकार भी है। इस रूप में यह कार्य करती है। अब देखिए, आरबीआई का सीधा संबंध जनता से नहीं होता, हम और आप आरबीआई से लेन देन नहीं करते हैं चूंकि, लेकिन जब पूरे बैंकिंग सिस्टम का मालिक आरबीआई है तो फिर आरबीआई से मेरा संबंध होना चाहिए। तो इस संबंध को, जनता से संबंध बनाने के लिए व्यवसायिक बैंक आते हैं बीच में, जो आरबीआई और जनता के बीच में संयोजक की कड़ी का काम करते हैं। तो जनता की जिस तरह से, अब ये व्यवसायिक बैंक अपनी जमा और निकासी रिजर्व बैंक में करते हैं और जनता अपनी जमा और निकासी व्यवसायिक बैंक में करती है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से व्यवसायिक बैंकों का संबंध रिजर्व बैंक से है, उसी तरह जनता का संबंध व्यवसायिक बैंकों से है। तो यह, अब यह क्या करता है? जनता की जमाओं को स्वीकार और जनता को ऋण प्रदान करता है। कौन? व्यवसायिक बैंक। इसके अलावा साख निर्माण का कार्य करता है, जमाओं के आधार पर। पूर्व में पढ़े हैं। व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में किया गया था। इन व्यवसायिक बैंकों के अलावा और भी है जो माइक्रो फाइनेंस सिस्टम यानी सूक्ष्म वित्त योजना है, जिसमें ग्रामीणों एवं निर्धनों को जोड़ने की कोशिश की गई। उसमें क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की भी व्यवस्था की गई है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात हुई कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, जो 1982 में कदम लिया गया, जिसकी चर्चा पूरे वर्ल्ड में हुई, वो हुआ भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड कहते हैं। इसकी स्थापना हुई है ना। नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है ना। अब असंगठित क्षेत्र में कौन आते हैं? तो असंगठित क्षेत्र में देसी बैंकर आते हैं, जिसमें अभी आपने पढ़ा कि सेठ, साहूकार, सर्राफा आदि के नाम से जाना जाता है। तो आप ये देखिए कि ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय है और ये इतने में समाप्त हो रहा है। तो इतना में समाप्त हो रहा है, तो आप इतना ज्यादा मत लिखिए। प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, विस्तार नहीं, फालतू के विस्तार नहीं। संस्कृत में एक कहावत है, दीर्घ सूत्री विनश्यति, जो अति लंबा जाता है उसका विनाश निश्चित है ना। तो फालतू के अगर आप शब्द सिर्फ आडंबर रूप में जोड़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कॉपी जांचने वाले के दिमाग में खटकेगा कि ये छात्र लपेटने की कोशिश हमको कर रहा है। तो कहीं निगेटिव जो है, निगेटिव ना आपके प्रति वो चला जाए। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। चलिए, नाबार्ड पर क्वेश्चन ही हमने दे दिया है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के कार्यों को लिखें। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है इसमें हम एक कह सकते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड कृषि में वित्त एवं सहायता देने का सबसे महत्वपूर्ण बैंक है। देश में कृषि एवं ग्रामीण साख की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1982 में इस बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब ये बैंक करती क्या है? तो ये ऋण उपलब्ध कराने और नीति निर्धारण के लिए देश की शीर्ष बैंक है ना। कृषि एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या ये करती है? ऋण उपलब्ध कराने और नीति निर्धारण। सिर्फ आपको ऋण ही नहीं देती है, ऋण देते समय ही एक तरह से आपको वह एग्जाम ले लेती है कि आप क्या करने वाले हैं, और अगर आपके एग्जाम में कुछ गड़बड़ी है तो वो बताती है कि आप ऐसे बिजनेस कीजिए या इस प्रकार से पैसे लगाइए, तब आपको फायदा होगा। और बीच बीच में जो ऋण लेने वाले होते हैं उनको आकर के बैंक के लोग गाइड भी करते हैं। इसके अलावा यह देखिए कि यह क्या करती है कि पुनर्वास योजना भी तैयार करती है और उन पर भी निगरानी रखती है। ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं का पुनर्गठन और कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देती है। जितने भी ऋण उपलब्ध कराने वाले संगठन हैं उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी किया। ऐसी आंख मूंद कर ऋण मत दीजिए, ऋण दीजिए तो साथ में उनको जानकारी भी दीजिए कि इस ऋण को कैसे हैंडल करना है ना। तो ये इस बैंक का एक अन्य कार्य भी है, ऋण वितरण प्रणाली की क्षमता को बढ़ाने के लिए उनकी संस्थागत व्यवस्था को विकसित करना है, और इसके साथ ही यह उन परियोजनाओं की देखरेख तथा मूल्यांकन करता है जिसके लिए इसने पुनर्वित्त की व्यवस्था की है।
परियोजना का भी देख रेख किसका करना है, परियोजनाएं सही ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। उसके लिए पुनर्वित्त, यानी परियोजनाएं जब चलती है तो एक ही बार ग्रांट में खत्म नहीं हो जाती है, फिर से पैसे की कमी होती है तो पुनर्वित्त करना पड़ता है। पुनर्वित्त करना पड़ता है तो उसको भी ये देखेगा कितना पुनर्वित्त करना पड़ रहा है ना। अब आप देखते हैं कि एक पुल बन रहा है, मान लेते हैं ये तो इससे दूर की बात है, नाबार्ड से एक पुल बन रहा है, तो वो पुल ग्रांट होता है 2014 में, बन के तैयार होता है 2021 में। इन 5 सालों में आप सोचिए कि अगर पुल बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए ग्रांट हुए थे, तो क्या 2 करोड़ में 5 साल बाद पुल बन जाएगा? संभव नहीं है, क्योंकि महंगाई तब तक बढ़ जाती है। तो वो अब 2 के बजाय 4 करोड़ लगेगा, तो वो 2 करोड़ और एक्स्ट्रा पुनर्वित्त होगी ना। तो वो पुनर्वित्त कितनी होगी? इस तरह के कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य जो है वो पुनर्वित्त योजना तैयार करने का काम नाबार्ड ही करती है, ठीक है। इसके अलावा यह बैंक क्षेत्रीय स्तर पर विकास कार्य में लगे सभी संस्थानों के क्रियाकलाप का समन्वय स्थापित, सबका एक दूसरे से अटैचमेंट करवाता है ना, एक दूसरे को समझने की कोशिश करता है। अब हम देखें व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य। तो व्यावसायिक बैंक के इतने सारे कार्य हैं कि उनको प्रत्येक कार्य को अगर अलग अलग लिखेगा तो 20-25 कार्य आ जाएंगे, और वो आपका 3-4 पेज में चला जाएगा। तो अतः वह संभव नहीं है कि उस तरीके से लिखा जा सकता है। तो हमने क्या किया है कि व्यावसायिक बैंक के कार्यों को जो है क्षेत्रों में बांट दिया है। तो ये देश के लोगों की बचतों को, तो इसमें देखिए कि व्यावसायिक बैंक के कार्य कितने क्षेत्रों में हैं। तो सबसे पहले जमा स्वीकार करने के क्षेत्र में है। और जमा कितने प्रकार के होते हैं? तो जमा 4 प्रकार के होते हैं। ये तो आपके घर में आपके पिताजी भी बता सकते हैं, जब उनसे पूछिए। ऐसा कोई चीज नहीं है कि सब चीज किताबें में देखा जाए। सबसे पहले फिक्स्ड डिपॉजिट, ज्यादा पैसा पर सूद कमाना होता है बैंक से, तो क्या करते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट कर देते हैं, यानी ज्यादा दिन के लिए बैंक को पैसा दे देते हैं। बैंक भी खुश हो जाता है कि चलो अभी पैसा तो कम से कम इतना दिन के लिए मेरे पास रहेगा ना, तो ऊंची सूद की दर होता है। इसके बाद चालू जमा होता है, जिसको करंट अकाउंट कहते हैं। संचयी जमा होता है, जो हम रोज जमा करते हैं, निकालते हैं, जिसको हम संचयी सेविंग डिपॉजिट कहते हैं। और आवर्ती जमा, रेकरिंग, हर महीने में एक निश्चित राशि जमा की जाती है, इसको हम आवर्ती जमा कहते हैं। चर्चा घर में कीजिएगा, बता देंगे गार्जियन। ऋण या कर्ज देना दूसरा काम इसका है। पहला जमा लेना, और जमा के आधार पर क्या होता है? साख का निर्माण होता है। तो साख का निर्माण किस लिए करता है? जो है बैंक पूंजी देने के लिए, यानी साख पूंजी देने के लिए, यानी ऋण देने के लिए। तो ऋण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये ऋण अभी हमने आपको पीछे भी बताया था कि ये 4 हैं: अधिविकर्ष, नगद साख, ऋण एवं अग्रिम और विनिमय बिलों का भुगतान। इसके अलावा एजेंसी संबंधी कार्य कितने हैं? एजेंसी संबंधी भी कार्य करता है। तो एजेंसी संबंधी कार्य में ये 4 प्रकार के हैं। ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करना, यानी एजेंसी में समझ रहे हैं, ग्राहक के एजेंट के रूप में, ग्राहक के बदले वही काम करे। हम अगर एसबीआई के ग्राहक है तो मेरे कुछ काम को एसबीआई करेगी। तो एसबीआई मेरे कौन कौन काम को कर सकती है? ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करना, कोई अगर हमको पेमेंट देना चाह रहा है तो मेरे अकाउंट में डाल सकता है। सेकेंड है ग्राहकों की ओर से भुगतान प्राप्त करना, है ना, हम भी भुगतान कर सकते हैं। थर्ड है प्रतिभूतियों का, अगर हम शेयर वगैरह खरीदते हैं तो मेरी ओर से एसबीआई शेयर वगैरह खरीद सकता है हमारे ना। प्रतिनिधि का कार्य, और हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी किसी फील्ड में वो हो सकता है, फाइनेंशियल फील्ड में हमारा जो है एसबीआई। अब सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य में भी बहुत सारे कार्य आते हैं, जैसे साख पत्र या चेक जारी करना। बैंक में आप अकाउंट खोलाते हैं तो आपको चेक मिल जाता है। बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा, लॉकर सुविधा देता है, जिससे बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा होती है। एटीएम और क्रेडिट कार्ड, आजकल तो ये काफी आ गए हैं। मुद्रा का स्थानांतरण, एक जगह से दूसरे जगह पर पैसे भेजना। और व्यापारिक आंकड़े एवं सूचना एकत्र करना। हमारे जो है ये भी है कि जितने तरह की व्यापारिक आंकड़े और सूचना अगर व्यवसायिक बैंक एकत्र नहीं करेंगे तो उनके बहुत से ग्राहक ऐसे होते हैं जो उस बैंक की इसलिए ग्राहक है कि वहां से फाइनेंस लेकर बड़े बड़े व्यवसाय करते हैं, और व्यवसाय में किस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है उसके अनुसार ही वो पूंजी निवेश करते हैं या पूंजी को हटाते हैं। तो ये आंकड़े और सूचना उनको मिलते रहेंगे तब ना, और ये एक महत्वपूर्ण काम हो जाता है। अब आपका दीर्घोत्तरीय भी था, इसमें वो खत्म हो गया है। अब इसमें वस्तुनिष्ठ है, तो वस्तुनिष्ठ में हम देखते जाते हैं। जो वस्तुनिष्ठ टफ है उसको हम समझा देंगे, और जो है आसान उसको तो आप खुद देख लीजिएगा। वित्तीय संस्थाओं में किन किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो अभी आपने देखा कि व्यवसायिक बैंक, सहकारी साख समिति, बीमा कंपनियां, ये सभी होगा। मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में सबसे अधिक व्यापक कौन है? तो सबसे अधिक व्यापक इसमें व्यवसायिक बैंक आएगा, है ना।
भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसका क्या नाम आपने रखा था शॉर्ट में, यही समूचे यहां से लेकर के ऊपर तक एग्जाम में पूछते जाता है, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, ठीक है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, साख मुद्रा का नियंत्रण, सरकार का बैंकरी। तो समूचे के समूचे काम इसका है, तो सभी है ना, शुरू में ही आपने पढ़ा, बैंकों का मालिक है, सरकार का सलाहकार है, नोट पर एकाधिकार है, सब काम आ जाता है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले प्रमुख कौन है? तो देसी बैंकर हैं। एटीएम का पूरा अर्थ क्या है? तो स्वचालित जो है टेलर मशीन है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सी व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने करवाई थी। अभी देश में कार्यरत ग्रामीण बैंक कितने हैं? आप ध्यान दीजिएगा, इसको एकदम याद रखिएगा, 192 है, ठीक है। हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक कितने हैं? या भारत में हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या 23 है। और भारत में हमारे राज्य में मीन्स बिहार, ध्यान दीजिएगा, भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय कब बनाया गया? यानी सहकारिता केंद्रीय विषय था, तो इसको प्रांतीय विषय बनाएगा 1919 में। प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है? तो प्रारंभिक कृषि साख समितियां, जाहिर है कि कृषि साख समिति है तो कृषि के लिए ऋण प्रदान करेगी। केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन क्या होता है? तो केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन जिला स्तर पर होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? दीर्घकालीन ऋण देती है भूमि विकास बैंक। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली कौन सी है? तो इसमें प्रारंभिक कृषि साख समिति, ठीक है। ओके, आज से क्लास बस यहीं तक। नेक्स्ट क्लास के लिए हम पुनः शनिवार को आपके सामने उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।